अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट विशम्स। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम अराउंड द ग्लोब ऑन योर फेवरेट टीवी चैनल JNN। खुद आज के प्रोग्राम में दो टॉपिक्स लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहला टॉपिक NA 249 कराची का इलेक्शन, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत हो चुकी है, और दूसरा टॉपिक पंजाब में लॉकडाउन जो कल से शुरू होने जा रहा है। मेरे साथ सीनियर तजवीज़निगार आसिम नवाज अब्बासी साहब मेरे साथ हैं। इन दोनों टॉपिक के हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले NA 249 के हवाले से। जी आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी आसिम, आपसे मेरी आपको आवाज आ रही है? जी आसिम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी NA 249 के अंदर एक बड़ा करीबी मार्का हुआ, जिसके अंदर पहली पोजीशन जो है वो पीपल्स पार्टी ने हासिल की, और दूसरी पोजीशन मुस्लिम लीग नून पे। लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये स्टैंड है कि जी यहाँ पर धांधली हुई और शायद वोटों की गिनती ठीक तरह नहीं हुई, तो मुफ्ता इस्माइल साहब ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है कि इस इलेक्शन की काउंटिंग दोबारा की जाए, गिनती दोबारा की जाए। जो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन भेजी गई है, इलेक्शन कमीशन ने वो आज मंजूर कर ली है और दोबारा गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जीत तो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन आने वाले वक्त दिनों में देखा जाएगा कि अगर गिनती सही हो चुकी हुई है तो पीपल्स पार्टी ही जीती हुई है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरा ये कि पंजाब के अंदर जो लॉकडाउन का नोटिफिकेशन हो चुका हुआ, और कल 2 मई से लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर तकरीबन को 16 दिन का टाइम हुकूमत वक्त ने दिया है अपने शहरियों को कि इसके ऊपर आप जो SOP के साथ ख्याल रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। इंटरसिटी पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है, और उसके साथ साथ ये चीज़ पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी ये चीज़ एक शॉर्ट वीडियो मैसेज के थ्रू अवाम को बताया कि अगर आप 1 महीना इस चीज़ को पर तदाबीर की जाए और इस वबा के ऊपर हम कंट्रोल कर सकेंगे। जैसा कि देखा गया होगा, पिछले जो कोविड की लहर है, जो फर्स्ट वेव थी पिछले साल, उसके अंदर जब लॉकडाउन हुआ उसके अंदर यही चीज़ देखी गई कि जब बर वक्त लॉकडाउन करने की वजह से जो शरह थी कोविड की वो नीचे आई, और जिसको पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया। यूरोपियन कंट्रीज देख लें आप, अमेरिका को देख लें, उनके अंदर भी तीसरी लहर बहुत शदीद आई, लेकिन वहाँ पर जो लॉकडाउन था वो करीबन 5 से 6 महीने तक रहा, जिसकी वजह से अब उनकी जो शरह है कोविड की वो बहुत कम होती गई है। और गालिबन बरतानिया के अंदर 17 मई की डेट दी गई है, और 17 मई के बाद ईज डाउन हो जाएगा लॉकडाउन में। और जो ये डेट दी गई है, जो एक स्टैटिकल एनालिसिस निकाला गया है कि उसके अंदर बहुत कम परसेंटेज है, यानी कि जो आज की खबर थी उसके अंदर बरतानिया के जो एक नशियाती अदारा है उसकी ये खबर है कि 20% लोअर रेट कोविड का रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा बहुत एहतियात की ज़रूरत है आने वाले वक्तों में, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा करीब है और उसके बाद ईद भी आ जाएगी, और हुकूमत वक्त ने तकरीबन 6 छुट्टियों का ऐलान पहले ही कर दिया गया है ताकि
लोग अगर कुछ ज़रूरी अशिया के लिए निकलना चाहें तो वो इन अयाम में निकल सकते हैं, लेकिन ईद के दिनों के अंदर तकरीबन 8 मई से लेकर 16 मई तक जो तफरीही मकामात हैं उसको बंद कर दिया गया। और एक बड़ी डेवलपमेंट NCOC की मीटिंग में हुई कि जो बैरून मुल्क से जो फ़्लाइट्स आ रही थी उसको उन्होंने 20% तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी कि सिर्फ 20% जो फ़्लाइट्स हैं वो सिर्फ ज़रूरी आ सकेंगी। जी आसिम नवाज अब्बासी साहब हमारे साथ दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही? जी मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू है मेरे ख्याल आवाज का। दोबारा कोशिश करते इनसे रब्ता करने की। जी आसिम सर। जी 20% जो फ्लाइट्स हैं जो बाहर से आनी थी उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने उन पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इससे ये होगा जो फ्लाइट्स की तादाद है वो पाकिस्तान में कम आएंगी, और अब जो मुसाफिर वहाँ से आएगा उसको तो 72 आवर्स पहले जो आपका PCR है नेगेटिव उसको दिखाना होगा, और पाकिस्तान आके 10 दिन के लिए उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। लेकिन जो मुसाफिर अगर एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट किया जाएगा और अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसको हुकूमत के जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें उनको रखा जाएगा फॉर 10 डेज, और उसका जो अखराजात हैं वो मुसाफिर खुद बर्दाश्त करेगा। बड़ी काफ़ी अहम डेवलपमेंट है जिसके वाले से ताकि बर वक्त अमल करने से इस चीज़ पे काबू पाया जा सकता है। खुद अगर पिछले साल आपको देखा जाए तो जो 2 हफ्ते का जो लॉकडाउन हुआ था शुरू में उसमें लोगों में काफ़ी खौफ हरास थी और लोगों ने उस पर एहतियात भी की, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो कोविड के जो रेशोज़ थी वो नीचे आई है। और अगर अब भी हम इस एक महीना जो लगभग जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो बात की है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ग़ालिबन कल, उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि अगर आप 1 महीना हमें दे दें तो शायद हम इस चीज़ पे बहुत काबू पा लेंगे। अगर आप देखा जाए तो हमारे हमसाया मुल्क वहाँ पर जो कैफियत है बहुत ही गंभीर है। इस पर बात करेंगे। हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। जुड़े रहिए JNN, स्टे ट्यून। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही मानों में बख़ील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं तो उसको चाहिए कि राहत व आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। मुसलमान उठ जरा, सर को झुका,
सजदे में जा और कह के रब्बे किबरिया। ए खुदाए लम यज़ल तू माफ कर, तू बख्श दे। ए मुसलमान उठ कि आया फिर से रमजान, मांग ले। मांग ले तू हर खुशी, दिल की जुबान से मांग ले। मांग ले जो भी है ख्वाहिश मांग ले। मांग ले रहमत खुदा से मांग ले। मांग ले बख्शिश खुदा से मांग ले। मांग ले दुनिया की खुशियाँ मांग ले। माँ बाप का साया रहे सर पे सदा। रिश्ते नाते सेहतमंद हों ए खुदा। आज उनकी जिंदगी भी मांग ले। मुल्क भी कायम रहे आगे बढ़े। ये तरक्की की सदा सीढ़ी चढ़े। मांग ले इसका अमन भी मांग ले। मांग ले सारी मुरादें मांग ले। मांग ले जन्नत की चाबी मांग ले। रमजान में मांग। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इज्जतदार चीज़ की कदर करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिस्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह तरफ फरमाया करते थे। ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से जो अल्लाह ताला से ना डरे, ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो, और ऐसे नफ्स से जो सैर न हो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, उससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं। वेलकम बैक। ख्वाजर हज़रत, अब बात करते हैं NA 249 का जो इलेक्शन हुआ उसके ऊपर जो मुस्लिम लीग नून ने जो एतराज़ किया है और जो इलेक्शन कमीशन को जो ख़त लिखा है उसमें लिखा गया कि जी कि मुस्लिम लीग नून को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है और इंतखाब का नतीजा 11 घंटे तख़ीर से आया और ख़त में दरख्वास्त भी की गई है कि जिन पोलिंग स्टेशन से जारी फॉर्म 45 पर शक है इनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। एक दफ़ा फिर मेरे साथ आसिम नवाज अब्बासी साहब मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आसिम, क्या कहेंगे NA 249? हाँ जी, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि मुस्लिम लीग नवाज ने इलेक्शन कमीशन को कि वहाँ पर जो इलेक्शन हुआ है उसकी रिकाउंटिंग के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त की है। अब इसमें देखना ये कि 4 तारीख को क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर अपना जवाब देना है, फैसला सुनाना है कि क्या रिकाउंटिंग होगी या फिर वो पास को खारिज कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं कि जी। मुस्लिम लीग किन पॉइंट्स के ऊपर, किस ग्राउंड के ऊपर ये प्ली लेने जा रही है, वो बड़ी लॉजिकल ग्राउंड्स हैं। जी उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इलेक्शन का जो नतीजा है वो बड़ी ताख़ीर से आया है। एक तो ये चीज़ है और इसमें आप एक और चीज़ देखेंगे कि जब इलेक्शन रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो हमने देखा कि जब तकरीबन 190 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट तक मुस्लिम लीग नून आगे थी, उसके बाद पता ये चला कि मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे रह गया। एक तो उन्होंने प्लीज बात कहनी है कि ये ट्रेंड एक ढंग से कैसे चेंज हुआ। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये नतीजा ताख़ीर का कैसे शिकार, यानी मुस्लिम लीग नून ने मेरे ख्याल से 34 हल्कों की निशानदेही की है कि जिसके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आसिफ साहब, मैं आपको जितने भी थोड़ा सी हल्के- तारीख में लेके चलूँ। अगर आप देखा जाए 2013 के इलेक्शंस के अंदर, तो 2013 के इलेक्शंस में यही हुआ था कि मिडनाइट तक PTI जीती जा रही थी और मिडनाइट के बाद मुस्लिम लीग नून बढ़ती ले गई थी। उन दिनों में रमज़ान मेरे ख्याल से कमोबेश मुझे अगर उसमें थोड़ी सी क्या कहते हैं कमोबेशी भी हो, इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ है 249 का, उसमें रमज़ान मुबारक भी था और सहरी के टाइम भी था, क्योंकि हम भी सारी रात इलेक्शन कवर करते रहे हैं। तो तकरीबन 2-2.5 बजे तक तो जो डिफरेंस था वो मुस्लिम लीग नून और PTI में सिर्फ 1000 वोटों का डिफरेंस था, ठीक है। और अब जो गिनती रह गई है वो कुछ 100 की गिनती रह गई है। तो देखा ही जा रहा है कि अगर तो ये 4 तारीख का फैसला आता है, पीपल्स पार्टी वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर ये रिकाउंटिंग हुई, आज जो सईद गनी साहब ने ये कहा है कि अगर ये रिकाउंटिंग हुई तो हम लोग 10,000 के मार्जिन से भी जीत सकते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। मैं वही बात करने जा रहा था, वो ये है कि जो 34 हल्के हैं, अब देखें जितने भी हल्के हैं वो इलेक्शन का जो मरकजी ऑफिस है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, यानी आधे घंटे की मुसाफत से ज़्यादा वो मेन जो इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है वो दूर नहीं है। लेकिन जब हम नतीजा देखते हैं तो वो सहरी टाइम तक आया जाके। अब मुस्लिम लीग नून ये कह रही है, और दूसरी बात ये है कि व्हाट्सएप के ज़रिए से जो ROs हैं, उन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं, उन्होंने जो नतीजा भेजा था व्हाट्सएप के जरिए से, वो 34 हल्कों का आगे गया ही नहीं है व्हाट्सएप के जरिए। तो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये शिक मौजूद है उनके कवानीन है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके कानून में मौजूद है कि अगर इलेक्शन नतीजा 5% तक के मारा है तो फिर रिकाउंटिंग हो सकती है, लॉजिकली रिकाउंटिंग हो सकती है। तो मेरे ख्याल से, मेरे साथी ख्याल ये है कि रिकाउंटिंग होगी, और रिकाउंटिंग अगर होगी तो मेरे ख्याल से ये मार्जिन ऑलरेडी जिस तरह हम देख रहे हैं कि बड़ा कम मार्जिन है, ये पीपल्स पार्टी इलेक्शन हार भी सकती है। और आपने देखा होगा, मैं ज़ाहिर तौर पर समझता हूँ कि दसका में जो हुआ था कि जो ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए से पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी,
इस दफा सिंध हुकूमत ने अपनी इंतजामिया, जिला इंतजामिया के जरिए से इस इलेक्शन आसिफ साहब थोड़ा सा आगे चलते किया। और हैं। अब देखा ये गया है कि जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा। पीटीआई की हुकूमत के सिटिंग गवर्नमेंट के होते हुए डस्का में हार, फिर कराची के अंदर हार, अगर डिफरेंस होता कुछ 100 की गिनती का, और अगर पीटीआई नंबर 2 पे हम कहते हैं कि जी बड़ा क्लोज था। अब तो पीटीआई चौथे 5वें नंबर पे आ गई है। तहरीक लब्बैक वाले भी अपने वोट लेके जा चुके हुए, उनका वोट बैंक है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएसपी का वोट बैंक है, उसका नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एमक्यू का वोट बैंक है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा देखा गया कि अब तो पीटीआई नजर ही नहीं आ रही है। और वो बातें 90s के दौर की चली गई कि काम हुआ ना हुआ, बरादरी की बेस पे वोट आ गए, लेकिन अब लोगों ने पीटीआई को इन इलेक्शंस के अंदर रद्द कर दिए। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पीटीआई की तो बात हो ही नहीं रही। पीटीआई तो इस रेस से निकल चुकी है। मामला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का है। अब जिस तरह, अब देखें, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है कि पीटीआई 2018 के इलेक्शन, यानी इस हल्के में जो पहले इलेक्शन हुआ इससे, वहां पर पीपल्स पार्टी थी ही नहीं। तो ऐसा पीपल्स पार्टी ने क्या किया हुकूमत में आके कि 4 चांद लगा दी हल्के को, कि एकदम से जो वो 0 पे थी, चौथे 5वें नंबर पे थी, अब वो जीतने की पोजीशन में आ रही है। हालांकि ऑन ग्राउंड उस हल्के में जाके देखे, लोगों से पूछे, तो कोई काम खातर हुआ काम नहीं है। अब मामला और एक पहले जो है, तो मेरे ख्याल से कुछ मैनिपुलेशन जो है वो मुझे नजर आ रही है इस इलेक्शन। ठीक, आसिफ साहब, आज का दूसरा टॉपिक जिस पे बात करना चाहूंगा मैं आपसे, पंजाब का लॉकडाउन जो कल से होना जा रहा है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में कि कितना ज़रूरी, क्योंकि ज़रूरी तो ये बहुत है, लेकिन इसके दूर अंदेश नताइज क्या आ सकेंगे? देखिए, लॉकडाउन तो ज़रूरी चीज़ है। इस तरह के जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और हो चुके हैं, लॉकडाउन बहुत बुनियादी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन होता है या नहीं होता, लॉकडाउन होने और ना होने के दरमियान की कोई चीज़ नहीं होती। जो कि हमने देखा है कि जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और अब थर्ड वेव आ चुकी है, तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे के इस तरह की चीज़ें करके तो एक अपनी तसल्ली के लिए ये किया जाता है, वो मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं। अगर लॉकडाउन करना है तो उसको प्रॉपरली करना पड़ेगा। अगर कोरोना को रोकना है, और कम से कम जो लॉकडाउन का दौरानिया है वो 14, 15, 16 दिन पिछली दफा देखा गया है कि जी एहसास प्रोग्राम बड़े जोरों शोर से चला और 12,000 रुपया दिया गया, जो कि उस वक्त भी ना काफ़ी था। इस दफ़ा एहसास प्रोग्राम की इतनी कोई सू खबर नहीं है, यानी कि इतना कोई चर्चा नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कल रोशन कार्ड स्कीम ओवरसीज़ के लिए अनाउंस करते हैं, अपना घर सस्ता अपने घर के लिए जी भी अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन कल से लॉकडाउन होना जा रहा है, लेकिन एहसास प्रोग्राम के बारे में कोई बात आ नहीं रही। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस एहसास प्रोग्राम के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँ। जितना दुनिया भर में, खासतौर पर डेवलप्ड ममालिक में, जहाँ लॉकडाउन हुआ, वहाँ पर रिगार्डलेस ऑफ लोगों की जो इनकम का लेवल है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, उसको इतनी हैंडसम अमाउंट दी गई कि वो लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन का ये मतलब आपने कारोबार छोड़ के घरों में बैठ जाना। तो जब आप घरों में बैठ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई गरीब है या अमीर है, उसकी इनकम बंद होगी। तो यहाँ पर तो जबरदस्ती लोगों के कारोबार बंद करा दिए जाते हैं। और वही आप वाली बात के 12-12 हज़ार रुपया 3 महीने के लिए बड़े मुट्ठी भर लोगों को देकर ये इस चीज़ को कैश कराने की कोशिश की जाती है कि हमने कुछ बहुत बड़ा तीर मार दिया। ये चीज़ नहीं है। अगर लॉकडाउन है, आपने वाकई में लोगों की फिक्र है, तो फिर उसके लिए कोई यार आसिफ देखें, स्ट्रेटेजी का फुकदान है। आपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 12 प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, तकरीबन 1 महीने से मैं प्रोग्राम इस बात पर कर रहा हूँ कि फ़्लाइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, बैरून मुल्क जो लोग आ रहे हैं इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि इस चीज़ के ऊपर हम काबू पा सकें। आपने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को आज की मीटिंग के अंदर आपने 20% रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और ज़र मुबादला आ रहा है बैरून मुल्क लोगों से, पैसा उन लोगों को जो पैसा उससे पाकिस्तान की मैशत बढ़ रही है। और आपको पता है कि पिछले जो आखिरी 10 दिन होते हैं, इसमें बैरून मुल्क से लोग आके यहाँ पर ईद गुजारते हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए। ठीक है, फ़्लाइट्स आपने 20% रिस्ट्रिक्ट कर दी, ज़र मुबादला भी आपको पाकिस्तान जो तारकीन वतन है उन्हीं से आना है, मैशत भी ऊपर जानी है। तो
ये कोई एक तो लगता है जिसे कहते हैं बहुत शदीद किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन और खुला तजाद है, कन्फ्यूजन का शिकार है ये हुकूमत कि एक तरफ तो कह रही है कि जी कि हमारा जो इन्हिसार है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए है, और आज आप फ्लाइट्स को 20% रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ करनी थी या तो उसको आप पहले कम से कम 2-3 हफ्ते पहले करते, ताकि जिन लोगों ने अपनी फ्लाइट्स बुक करवाई हुई थी ईद के लिए उनको तो इस चीज़ का बड़ा नुकसान और दुख भी होगा। क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, वो आप वाली बात है कि स्ट्रेटजी का फुकदान है। अब देखिए, सिर्फ कोरोना नहीं, हुकूमत की अगर स्ट्रेटजी किसी भी महकमे के साथ से, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मामले के ऊपर देखी जाए तो इस हुकूमत की किसी किस्म की कोई स्ट्रेटजी हमें नजर आती ही नहीं है। अब थोड़ी देर पहले आप ही के टीवी चैनल के ऊपर सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर बात हो रही थी, उसके हवाले से भी हम सुन रहे हैं कि ये होने जा रहा है, लेकिन आज तक हमें कुछ स्ट्रेटजी जो एक वाज़ेह स्ट्रेटजी है वो नजर नहीं आती। इसी तरह मौशी पॉलिसियों का देखा जाए हुकूमत की, तो हमें कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी नजर नहीं आती। और इसी तरह कोरोना की फर्स्ट वेव से लेके आज दिन तक हमें कोई वाज़ेह हुकूमत की स्ट्रेटजी नजर नहीं आई। कभी लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी नई लॉकडाउन, तो हर हुकूमती वजीर अपने अपने बयानात आके दे जाते हैं कि इस तरह होगा, लेकिन कोई एक वाज़ेह जो एक डायरेक्शन होती है वो हुकूमत ले नहीं। आसिम, देखा ये गया है कि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जब कभी इस तरह की नागहानी आफात आती हैं तो ये लोग सबसे पहले अपने शहरियों को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद चीज़ें देखी जाती हैं। आप बरतानिया का एग्जांपल ले सकते हैं कि बरतानिया एक डेवलप कंट्री है और उसके अंदर जो लहर आई वो बहुत शदीद आई, उसमें फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव भी उसको शदीद किस्म की आई, लेकिन उन्होंने अपने शहरियों का उनकी कफालत का बेड़ा खुद उठाया। ये नहीं कि बरतानिया के पास अपने वफाफिर मकदार में रिसोर्स थे और उनके पास इकॉनमी उनकी ठीक थी, उस मुल्क ने भी कर्जा लिया और अपने शहरियों को प्रोटेक्ट किया। उस प्रोटेक्शन का फ़ायदा क्या हुआ कि जो लास्ट लॉकडाउन लगा है वो नवंबर में लगा और इसको तकरीबन 6 माह होने वाले हैं, और अभी की जो आज की डेट है उसमें 17 मई की डेट दी गई है, और वो जो डेट दी गई है वो भी स्टैटिक एनालिसिस में दी गई है कि हमने देखा गया है 20% लोअर हो गया कोविड केसेस के अंदर। इस जैसा मुल्क भी कर्जे लेके अपने मुल्क को हिफाजत कर रहा है। पाकिस्तान ने भी IMF से कर्जे लिए, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि ये अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखते और कुछ ऐसे ममालिक जिनके साथ आपकी गुड बाइंडिंग्स हैं, आप उनसे बात करके अपने उन चीज़ों को थोड़ा सा और बूस्टअप करा सकते थे। क्या कहते हैं? जी देखें, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरह आपने फरमाया कि जब लॉकडाउन है तो सबसे ज़्यादा शख्स वो मुतासिर होगा जिसका कारोबार चल रहा था, यानी उसका कारोबार चल रहा था और एकदम से आगे उसका कारोबार बंद हो गया। अब वो शख्स भी ज़ाहिरी बात है उसने भी अपनी मुआशी निज़ाम को चलाना है, घर के सिस्टम को चलाना है, तो जब उसकी हेल्प नहीं होगी हुकूमत की तरफ से तो वो किस तरह गुजारा करेगा या किस तरह अपना निज़ाम चलाएगा। आपने डेवलप्ड ममालिक की जो एग्जांपल दी है, मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि बरतानिया के अंदर रिगार्डलेस ऑफ द इनकम लेवल वन कैन हैव, वन इज ऑलरेडी हैविंग, उन्होंने हर शख्स को इतनी हैंडसम अमाउंट दी घर बैठे 80% ऑफ द बेसिक। ख्वातीन हज़रात, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुकूमत बरतानिया ने हर वो जो शहरी जो काम कर रहा था उसको उसकी तनख्वाह का बेसिक 80% दिया, और जो बिज़नेस तबाह हो गया या जो बिज़नेस लॉकडाउन की जद में आ चुका उन लोगों को उन्होंने 50,000 पाउंड्स, लगभग 1 करोड़ रुपया अगले 10 साल तक विदाउट एनी सूद और बगैर एनी शिकायत मुताबिक उन्होंने दिया है। जी प्लीज़ आगे चलें। और यहाँ पर आपने देखा कि लोगों के कारोबार ज़बरदस्ती बंद करा दिए जा रहे हैं। अब देखिए, स्टेट को कहते हैं रियासत एक माँ की तरह होती है। रियासत सबसे पहले अगर किसी मसले की वजह से लोगों के कारोबार आप बंद करवा रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेट उनको बताएं कि अगर आप कारोबार बंद होंगे तो हुकूमत ये आपकी हेल्प करने जा रही है। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी, ऐसी कोई पॉलिसी हमारी हुकूमत के पास नहीं। हुकूमत कह रही है कि कारोबार बंद। ये मसले का 30 सेकंड्स फॉर यू। NA 249 का इलेक्शन का रिजल्ट जो अभी आ चुका हुआ है, अगर रिकाउंटिंग होती है पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून? मेरे ख्याल से पीपल्स का पार्टी कैन बी इन ट्रबल आफ्टर दिस रिकाउंट। And the last 10 seconds for you. लॉकडाउन for 16 days जो होने जा रहा है, इसको एक्सटेंड करना चाहिए, yes or no? हाँ देखिए, येस और नो की बात मैं इसलिए नहीं कर सकता कि हुकूमत को चाहिए कि अगर लॉकडाउन करना है तो उसको प्रॉपर लॉकडाउन करे, और प्लस ऑल्टरनेट जो लोगों के रोजगार जो बंद हुए हैं उसके लिए कोई पॉलिसी वजह करे, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बताए लोगों के कि वो किस तरह उनको रिलीफ पहुंचाएंगे या किस तरह उनकी हेल्प करें।
बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने का आसिम। ख्वाजून हजरात, नून लीग का ये दावा है कि अगर दोबारा गिनती होगी तो हम जीतेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके बरक्स कह रही है कि इस दफ़ा तो डिफरेंस है कुछ 100 का है, लेकिन अगर दोबारा रिकाउंटिंग हुई तो मे बी ये बात हज़ारों तक चली जाए। दूसरा, कोविड के हवाले से जो लॉकडाउन हुआ है जिसका आगाज कल स्टार्ट हो जाएगा, इंटर पब्लिक सिटीज़ के अंदर भी क्लास बंद कर दी जाएंगी और 8 मई से लेकर 16 मई तक जो है जो सियाहती मुकामात हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। मुझे सिर्फ खदशा इस चीज़ का है कि अगर तो आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो हुकूमत को स्ट्रेटेजी इतनी बेहतर बनानी पड़ेगी और इन लोगों का जिनका कारोबार जो खुसूसन ईद के दिनों के अंदर इनका इन्हसार सिर्फ रमज़ान, चांद रात और ईद के दिनों तक होता है, इन लोगों का गुजारा कैसे होगा। तो इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि इस चीज़ को किस तरह ये लेके चलेंगे, क्योंकि अभी भी तकरीबन 8-10 दिन बढ़े हुए हैं, तो अगर कुछ स्ट्रेटेजी बेहतर की जा सके ताकि उन लोगों का रोजगार भी चल सके। ख्वातीन हज़रात, मुझे और मेरी टीम को अब कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि परहेज इलाज से बेहतर है। जुड़े रहिए JNN विशाम्स साइनिंग ऑफ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ ही पर ईमान लाया और तुझ ही पर फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई